Good morning. So now we are live. So we are live and kicking. Welcome to everyone. और ऑनलाइन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप इमोजी तो भेजिए ही, नो डाउट, जो इच्छा करे आपकी। कुछ क्वेरी भी भेजिए तो और थोड़ा इंटरटेनिंग होगी क्लास, नहीं? थोड़ा कुछ कंफ्यूजन क्वेरी, या मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इट्स अ जोक। चलिए, सो वेलकम टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करें। So we have started the new topic, salient features. Is it clear? The salient feature is clear, right? Now the first what we are discussing under the salient feature is the lengthiest written constitutions. ठीक है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, इंडिया सोवरेन जो हुआ वो 1950, 26 जनवरी 1950। रीजन उसके पीछे ये है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। सोवरेनिटी मीन्स इंडिया इज द नेशन और एनी एंटिटी की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए इंडिया ले लेते हैं, तो सोवरेनिटी मीन्स इट शुड गवर्न थ्रू इट्स ओन लॉ विच इज बीन मेड बाय इट्स ओन पीपल थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है? तो इंडिया की जो लॉ बन करके रेडी हो गई 1949 में, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। It was still running through the government of India 1935 and 1947 India Independence Act. जैसे ही 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपने संविधान को लागू किया, कमेंसमेंट एनफोर्समेंट करती है, और उससे एनफोर्स करते ही जितने भी पहले के ब्रिटिश कानून थे, 1935 की बात कर लें या 1947 की बात कर लें, वो सभी को रिपील कर दी गई विथ ऑल अमेंडमेंट्स, विथ ऑल मॉडिफिकेशंस, विथ ऑल changes made in those. Everything was abolished. Prime Minister. Constituent Assembly. Constituent Assembly sovereign हो गई थी 1947 के द्वारा। ठीक है? और उसमें चेंजेस जो हमने देखा था ना, 1947 का चेंजेस देखा था, चेंजेस थ्रू द एक्ट ऑफ 1947, उसमें उसको सॉवरेन और उसको ये कहा गया था, नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज फुल पावर कि वो चाहे तो 35 एक्ट को या 1947 एक्ट को पूरा रिपील कर सकती है, अमेंड कर सकती है, एनी चेंजेस, दैट पावर इज गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। बट इंडिया फुल्ली सॉवरेन हो गई 1950 26 ऑफ जनवरी, जब उन्होंने अपने संविधान को लागू किया और पीछे जितने भी एक्ट थे ब्रिटिशर्स के, वो सभी को डिसमेंटल कर दिया, रिपील कर दिया। सो इट बिकम सोवरेन ऑन 26 जनवरी 1950। ये बहुत जगह कंफ्यूजन है, बट दिस इज द लॉजिक हाउ यू कैन प्रोसीड। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? तो रन थ्रू ओन रूल्स। तो संविधान से गवर्न कब से शुरू हो गया? 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, और एवरी एक्ट वॉज रिपील्ड, because India cannot become sovereign unless and until the law which has been made by the Britishers is running through. तो 26 जनवरी से पहले वो किस लॉ से गवर्न हो रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, वो किसने बनाया था? तो क्या एक नेशन सोवरेन हो सकती है? नहीं। तो सोवरेन होने के लिए उसको अपने ही लॉ को बनाना पड़ेगा, इसलिए। इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट्स? हाँ जी, हाँ बोलिए। 6 मंथ में? 1 साल तो एग्जाम में ही लग जाता है मैडम। दिस वर्ड, हाँ, वाई नॉट, बट इट रिक्वायर, देखिए, नेवर गो विद द टाइम पीरियड, क्या इतने समय में हो सकता है, क्या उतने समय में हो सकता है। इट इज नथिंग रिलेटेड टू द स्पीड एंड it all depends upon the amount of your hard work, amount of your dedications, the amount of work which you put into it. If you crack it in 6 months, तो पहले तो आपका पूरा बेसिक्स सब एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक्स भी क्लियर करें, सभी चीज को मैनेज भी कर लें, और फिर उसको राइटिंग स्किल में भी डेवलप कर लें। सो आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट क्वाइट डिफिकल्ट।
सो टिल द पीरियड एक्सेस योरसेल्फ, आप अपने आप को असेसमेंट में कीजिए, वेयर आई एम स्टैंडिंग, आई एम कमिंग टू यू, एम आई स्टैंडिंग, जब मैंने शुरू किया था तो वहां से कुछ इंप्रूवमेंट है या स्टिल आई एम देयर, हाउ फार आई रीच, और कितना और करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए. डू यू स्टार्टेड राइटिंग आंसर डेली बेसिस, हाउ मेनी आंसर डेली यू राइट, 1 or 2, that is not sufficient. The day when you start writing the 20 question in a day, from there or 6 or 1 year will be sufficient to clear the exam. The day on which you have started practicing a daily of 20 questions, daily of 20 question, it means a daily of 1 paper along with the your optional subject, then it is okay. आप वो अमाउंट ऑफ डेडिकेशन आज डालने को रेडी है आज से, तो यस, एटलीस्ट इन 6 month you will be in a position to write mains. So yes, if you want to dedicate, but this is not something, this is, I can tell you, this is not where you should be on an idealistic basis. रियलिटी पे बात मैं कर रहा हूँ आपको, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट, इट्स ऑलमोस्ट, अभी सितंबर इज रनिंग राइट, हियर यू हैव एट सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 month, देयर यू हैव 4 month, मई में होगा शायद पेपर राइट, 8 month तो इधर हो गए आपके पास, यस और नो फॉर द प्रीलिम्स. तो आप ऐसा आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट कीजिए और मार्च तक मेंस का ऑप्शनल पेपर का आंसर विद कंप्लीशन का मतलब क्लास कंप्लीशन नहीं होता, नेवर गो विद दैट. कि अगर आपको कोई कह रहा है कि आप मार्च तक अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिए, तो इट डज नॉट मीन कि क्लासेस ओवर होना. डोंट कंफ्यूज विद दैट कि क्लासेस ओवर हो गए तो आपका कंप्लीट हो गया, नहीं. कंप्लीटेड बाय योर साइड, रिवीजन, आंसर राइटिंग विथ इंप्रूवमेंट, ये आपने सब में आंसर लिखना शुरू कर दिया है, कंप्लीट कर लिया 1 या 2 राउंड, देन यस यू आर रेडी. So you are ready? Are you ready? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? तो स्ट्रैटेजी में आपको आज से नहीं, वेरी फर्स्ट क्लास स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, बट यू आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज दैट इज वेरी हेक्टिक स्ट्रैटेजी व्हाट यू आर, व्हाट आई एम टेलिंग. यस, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग. फिर हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं, सारे में नहीं चाह रहा हूं, आप यही तो गलत समझ, मैं आपको लग रहा मैं चाह रहा हूं कि 2 क्लास में आप रेडी होकर जाकर मेंस लिखे, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग ऑर्डर, बट स्टार्ट राइटिंग ना. एनसीईआरटी शुरू किया आपने, चलिए ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक वो कीजिए जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन में राइटिंग आते हैं ना, वो लिखना शुरू किया आपने. फिर दैट व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट यू फ्रॉम योर साइड ना, कि आप एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी पे फोकस क्यों कर रहा हूं, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आई एम फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी. बट स्टूडेंट्स व्हाट दे वांट इज कि सर एनसीईआरटी छोड़ो, कोई सप्लीमेंट बुक बताओ. सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, जब आपके अंदर डिफिशियंसी होगी तभी तो सप्लीमेंट काम करेगा ना. आई एम गिविंग यू द रिसोर्स. एनसीईआरटी आप अच्छे से करो ना, उसके पीछे का आंसर लिखना शुरू करो. क्लास तो अपने पेस पे चलेगी ना, आपका क्लास के पेस पर भी है. एनालाइज दिस, आप क्लास के पेस पर हैं, क्लास से पीछे हैं, क्लास से आगे, 3 ही कंडीशन हो सकती है. या तो आप क्लास के साथ हो सकते हो, क्लास से पीछे हो सकते हो, या क्लास के आगे हो सकते हो. आप कहां पर स्टैंड करते हो? एनालाइज योरसेल्फ. मुझे आंसर मत दीजिए, बट ट्राई टू बी ट्रू विथ योरसेल्फ, where you stand. If you want to get success in your life, there is no need to be true with everybody, but at least true with yourself. कि मैं कहां हूं या मैं कहां पर हूं. आप अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलिए, अपने आप से ईमानदार रहिए, दुनिया से रहिए मत रहिए. That is not going to be anything to be done doing with this. लेकिन ईमानदारी आपको अपने साथ रखनी है.
आई गेटिंग माई पॉइंट। और ईमानदारी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, या ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। दैट इज नॉट ओनली द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स द जॉब विच इज असाइंड टू यू वेर यू हैव बीन डूइंग दैट जॉब विद द 100% रिक्वायरमेंट टू दैट जॉब, दैट इज ऑल्सो ऑनेस्टी। कि कोई ऑफिसर है जो पैसे तो नहीं ले रहा लेकिन काम भी नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज जॉब, यस और नो। सो स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर जॉब, एटलीस्ट टुवर्ड्स देमसेल्फ, खुद से। प्रेशर अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर लेकर कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा, 6 महीने और बर्बाद होंगे प्रेशर में। उस प्रेशर को रहने दीजिए, पेस पे काम कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए। आप अगर 6 महीने में आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो ये वो प्रोसेस है जिससे आप अपने आप को 6 मंथ में प्रोसेस, अगले में प्रीलिम्स में आप टेस्ट कर लीजिए अपने आप को। अगर एक ही अटेम्प्ट में सफिशिएंट होता तो यूपीएससी 6 अटेम्प्ट क्यों देती? आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ जनरल अनरिजर्व कैटेगरीज, क्यों दे रही होती? दे नो कि दे शुड, समटाइम्स इट हैपेंस। तो डू नॉट गो विथ द पीयर प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, वो चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? यस और नो? डू यू नो सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी इंटरनेशनल, फिर भी जब तक खेला प्रेशर हमेशा बना रहा। नीरज चोपड़ा, अब और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, फिर और प्रेशर बढ़ गया, 1-2 परफॉर्मेंस खराब, लोग उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। सो द प्रेशर विल बी देयर ऑलवेज एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू परफॉर्म। अगर प्रेशर नहीं चाहिए तो कुछ मत कीजिए, कोई प्रेशर नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू रियलिटी। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो सोसाइटी को नहीं, दोस्तों को नहीं, फैमिली, किसी को कोई उम्मीद नहीं है तो प्रेशर नहीं है। बट यू आर डूइंग समथिंग, यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन, you take a independent chance, so you need to learn how to handle pressure. ये बहुत बड़ा टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये बहुत जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए एआई की बुद्धि चाहिए समझने के लिए या रिटेन करने, नॉर्मल ब्रेन चाहिए, सबके पास होता है, यस या नो, राइट? वो एक आध होते हैं जो तारे जमी वाले, दरअसल शास्त्री, बट यू ऑल आर सफिशिएंट विद द ब्रेन, राइट? तो इट्स ओके। सिर्फ प्रेशर में हम अपने ब्रेन को फंक्शन कराना बंद कर, अननेसेसरी उसको प्रेशर देते हैं, राइट? वो कहते हैं ना कि अच्छा खाना खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, अ डेली एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो सिमिलरली दिस इज फॉर द स्टमक, जो पूरे बॉडी को ठीक रखता है। तो सिमिलरली देयर शुड बी अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट फॉर ब्रेन ऑल्सो। अच्छी बुक पढ़िए, बुरे चीजों से दूर रहिए, प्रेशर से दूर रहिए। आपको लगता है कि ये फोन करके लोग मैसेज करके स्टेटस लगाकर प्रेशराइज कर रहे हैं, बंद कर दीजिए सब। फोकस ऑन योर स्टडी, फीड योर ब्रेन विद द गुड थॉट्स। उसको भी भूख लग रही है ना, नहीं देंगे तो वो कुछ भी, जैसे मान लिया पूरे दिन आपने कुछ दिया नहीं, एप्पल खाया नहीं, भूख बहुत तेज, फिर शाम में तो समोसा ही खाएगा, 10 का 4, 10 का 5, जो अल्टीमेटली फिर जाकर बीमार करेगा, यस और नो? तो ब्रेन इज ऑल्सो सिमिलर। फीड विथ अ प्रॉपर डाइट मीन्स वैल्यूएबल थॉट्स, गुड बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। और भी ज्यादा प्रेशर हो तो सुबह उठ करके आधे घंटे मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद करके एकदम बैठे रहिए, सब कुछ बंद करके, बस बैठे रहिए आंख बंद करके। देखिए 2 मिनट आंख बंद करेंगे ना तो लगेगा 2 घंटे से आंख बंद करके बैठे हैं, और होगा सिर्फ 2 मिनट। ये है ब्रेन का, उसमें लगता है कि अरे आंख खोलो, दिखाओ दुनिया कहीं पलट तो नहीं गई। सो ट्राई टू बी पेशेंस, लर्न अ पेशेंस, बाकी हो जाएगा। नॉट अटेंशन, इतना अटेंशन मत लिया कीजिए। यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ, इट्स जस्ट अ चैप्टर ऑफ अ लाइफ, ठीक है? चलिए, सो टुडेस दिस व्हाट वी कॉल अ डोज इज ओवर, डेडिकेशन डोज इज ओवर। अब हम लोग आते हैं कुछ फीड प्रॉपर डोज पर, ठीक है? तो वी आर डिस्कसिंग द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड
the reason out of the six what we have discussed, the two we have discussed already, that is incorporated the accumulated experience of different countries. So here we have seen certain examples, like we have seen the federal nature, how it has been switched, though it has taken a federation aspirations from the USA, but not exactly the how USA has an arrangement, but different from that arrangement. We have seen this, right? Then we have discussed detailed administrative provisions included. Now we have seen why what's the reason behind having a detailed administrative provisions, right? So we there are two reasons why the framers have opted for adding a detailed administrative. What are the two reasons? आप तो नहीं, वेग आंसर नहीं करना है, एग्जैक्ट आंसर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. कल हमने दो रीजंस देखे थे ना, यस और नो. देखिए आप तो प्रेजेंट थे क्लास में, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, ऐसा क्लास में नहीं हो, आप तो थे ही नहीं. फिर सुनाओ, पूरी सुनाओ, मैं गाना गाने बैठा हूं. गाना गाने के पैसे मिलते हैं मुझे. हाँ बताइए, रीजन बताइए, वाई वी हैव ऑप्टेड फॉर डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस. याद आया? आ गया, बताइए बताइए. Familiar with the administrative what has been introduced through 1935, so it is not easy for the framers to introduce all together new systems which may create a kiosk, right, which may lead it to disturb the environment in the newly born state. Second, yes, it can be managed. So through administrative, if the administration part, like the USA, where the USA has only inculcated the governance part in their constitutions, but not the administrative, and the administration part was left for the government, for the present day government, that they can manage, right? But India has followed that to save a newly born constitutions, it is necessary that administrative part also should be intact, should be included, through which can avoid the destruction of the constitutions. क्योंकि एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होगा, right? So someone is going through this, someone is going through another, so that will create a chaos, that will leads to the fall of a constitutions. So this is the two reason why the administrative part was included in deeply. Is it clear? So first is clear, right? We'll write about the second. So write the second, detailed administrative provision included. This question has been asked in mains, right? Yes, why India has from opted 19, and this part was adopted from 1935. This yesterday we have discussed this provisions. Okay, na? Chaliye, so write down the first, incorporated the accumulated experience of different countries. Second, detailed administrative provision included. Write about this part. First point, not satisfied with only laying down आप लोग दोनों, यू बोथ, आप भी सर, हेलो, वो प्रिंट आउट ले लीजिएगा. अच्छा आप भी ले लीजिएगा, आईआर के प्रिंट आउट है. यस, चलिए लिखिए, नॉट सेटिस्फाइड विथ ओनली लेइंग डाउन the fundamental principle of governance, not satisfied
with only laying down the fundamental principles of governance, comma, the framers of the Indian constitutions, principles of governance, the framers of the Indian, the framers, framers का मतलब जो उन्होंने constitutions frame किया है, those who has framed the constitutions, right? The framers of the Indian constitutions followed and reproduce followed and reproduce the Government of India Act 1935, Government of India Act 1935, comma, providing administrative details due to providing administrative details due to, write down the first reason, the people were habitual to the detailed provisions of the act. Habitual to the detailed provision of the act. Habitual means they are familiar, right? Second point, second reason, the framers had the apprehension का मतलब समझते हैं ना? Apprehension, the framers had the apprehension means Anuman, doubt, yes. The framers had the apprehension that in the present condition of country, comma, the constitution might be distorted. Unless the form of administration was also included in it. Clear? So this is the two reason why they have opted to include the administrative part into the constitutions. Next point, right? The two reason is over. Now next point, any such forced under the detailed administrative provision. Next point, not the reason is over. Any such forced, FORGED, destruction of constitutions, any such forced destruction of constitution was sought to be prevented by putting detailed provisions in the constitutions itself, comma,
so that they might not be encroached, so that they might not be encroached, encroached, encroach, ENCRO, encroached, encroached, encroached का मतलब क्या होता है? यस, एनक्रोचमेंट, तो मैं भी वही तो कह रहा हूं, एनक्रोच, EN, so they cannot, might not be encroached upon without amending the constitutions. ठीक है. अच्छा, now you have written two reasons now why they have opted for, right? Now the second reason, if you go with the second reason, can you name any example which type of administration the constitution is talking about? आपने रीजन लिखा है ना दो, नोटबुक में देखिए ना, you have written two reasons. The second is that to prevent the conditions when the constitutions can be distorted, they have administered the administration. तो किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है वो? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, what do you understand by that? Can you cite any example? Not public administration. Subject administrations means judiciary. How the judiciary should function, its conditions, appointment, like UPSC, state public service. These are the institutions, administrative institutions. Election commission, these are the institutions. So इनके detailed it is mentioned कि how they will be appointed, what are the process to be nominated or to be appointment, what are the process how they can be removed from their office, what are the process whether they are dependent or independent, right? How to, if they are independent bodies, so what are the provisions should be there to make them an independent body. So these are in detailed given in the constitutions. Now suppose if there is only mentioned that there would be an election commission of India, which is a job is to conduct an election over all the India, but the appointment process has not been given, the removal process has not been given, right? So can you imagine that the present government, whatever the government may come in the future, may use these organizations for the benefit of them by appointing their own members? If the member is not responding to their thoughts, they can be removed easily without any procedure, without any ground. So this, it may be hamper the institutional ethics, institutional ethos of the constitution. To save the institutions, to save the constitutions, these independent bodies are necessary. Judiciary is necessary to save the constitutions. Yes or no? Your rights can only be guaranteed through the Supreme Court. Now, if the Supreme Court is not independent, it is dependent on the executive. Can you imagine a situation that the Supreme Court may function independent and it may go against the wish of the executive if it is to be handled by the executive? Nahin na? Yes or no? So, because to avoid this, they have a detailed provisions. So there you can write an example like judiciary, election commissions, UPSC, state public service commissions, finance commission. ये जितने administrative body हैं सबका detail सिर्फ इसीलिए है, और जितने हम all those are independent bodies are only to safeguard the constitutions. They have nothing more goal in there. The only goal of the all institutional constitutional bodies or independent bodies is just to save the sanctity of the constitutions. संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इनका होना जरूरी है. इसलिए यह भी जरूरी है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशंस को डिटेल्ड प्रोविजन में रखा जाए ताकि कोई इसे मिसयूज नहीं कर पाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. सो देयर यू कैन राइट एन एग्जांपल. 80 से बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए. नेक्स्ट पॉइंट. So you have written encroached upon without amending the constitutions, right? Next point. किसको? इसमें ये कह रहा है कि it
through the providing a detailed administrations, the framers has tried to avoid the destructions. अगर संविधान को अब बदलने की जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स के थ्रू ही होगा. विदाउट अमेंडिंग अब नहीं बदला जा सकता है. अब संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड फर्स्ट, देन ओनली एनी प्रोविजंस कैन बी एडेड और रिमूव. An amendment process is given in the constitutions through a special majority. So now it has made it difficult. अगर ये नहीं होता तो it is easy, it will be under the review of the executives, तो they can misuse it. किसी को भी इलेक्शन कमीशन बना दिया होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसी को भी यूपीएससी का मेंबर बना दिया होता और बोल दिया कि इन्हीं को ले लो, आप सेलेक्ट कर लो, उनके फंक्शनिंग्स को वो डिफाइन करते कि आपको क्या क्या फंक्शन है. कभी आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा था आप उसे एक्सटेंशन दे रहे हो, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था आप उसे हटा दे रहे हो. कोई प्रोसेस नहीं हटाने का, कोई मैनर, कोई ग्राउंड नहीं हटाने का. तो दिस विल लीड टू द मिसयूज ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस. यस और नो? एंड दिस विल अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू द अनकंट्रोल्ड पावर गिवन इनटू द एग्जीक्यूटिव्स. Council of Minister, Prime Minister, President, these are the executive. Yes, are you getting my point? To avoid these all situations, the administrative part has been in the detailed manner given in the constitutions. Is it clear? So, ठीक है, ये point सही है, समझ गए आप? Next, it was also felt, next point, it was also felt that the smooth working of an it was also felt that the smooth working of an infant democracy, infant, navjat, newly born, infant democracy might be jeopardized, jeopardised, jeopardize, jeopardised, jeopardize. Jeopardize means जो खुद की क्षति कर ले. Yes, might be jeopardized unless the constitution mentioned in detailed things, in details things which were left in other countries. It's clear? So this is the this is related to the detailed administrative provisions. Any doubt? Anyone? Right. Now next, the reason for being the lengthiest constitutions in the world is the third, that is it is to having a peculiarity of problems to be solved. Now what do you understand by the peculiarity of problems? Specific problems. So the specific problem that is to be resolved is also mentioned in the constitutions. Now when we talk about the specific provisions, so we talk about the like the problems related to backward classes, problems related to tribal areas, scheduled castes, scheduled tribes. They have a peculiar problem, right? Because for the longer period of in history, these groups are been alienated from the society. They are been deprived of educations. They are been deprived of a healthy life. They are been deprived from the society. So to inculcate a confidence in this section of the society, it is necessary that those problems, a specific problem, these are the specific problem. Are you getting my point, right? Now as we know that the constitutions, Indian constitution aimed at to establish a welfare society, ठीक है, राइट, जहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेटस इक्वल हो सबकी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सबकी अच्छी हो, सबको अच्छे से जीने का अधिकार हो. आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ की बात करें, अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो डू यू
can you imagine the situations when the peculiarity, when the problems which has been existing for the longer period, 1,000 of year, which is to be persisted in the situations, can it is possible to implement the equality without giving an upliftment, without giving an opportunity to the untoward society? SC ST को अगर हम कुछ नहीं देते हैं, ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशंस नहीं देते हैं, एजुकेशंस में उनको आगे बढ़ाकर नहीं लाते हैं, तो क्या हम इक्वालिटी सोसाइटी में स्टैब्लिश कर पाएंगे? नहीं। इक्वालिटी सोसाइटी में स्टैब्लिश नहीं होगी तो क्या लिबर्टी का प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। लिबर्टी नहीं होगा तो क्या हम फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हम जिसकी बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर हम इक्वालिटी नहीं, लिबर्टी नहीं, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या इंडिया वुड बी एन यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशंस? कैन वी कॉल एन यूनिटी एंड इंटीग्रेटेड नेशंस? नहीं ना। टू मेक इंडिया एन यूनाइटेड एंड टू इंटीग्रेटेड नेशंस, यूनाइटेड, एकजुटता बनी रहे, सब जुड़े रहे, उसके लिए क्या जरूरत है कि आप इक्वालिटी प्रोवाइड करें, सभी को लिबर्टी प्रोवाइड करें, फ्रेटर्निटी दे। इट मींस दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच वर डिप्राइव्ड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ देयर लाइफ, छुआछूत की बीमारी, आप कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हैं किसी को, किसी की परछाई आप पे पड़ जाता आप मार रहे हो उसे, एक प्रॉब्लम है नहीं सोसाइटी में? थी ना प्रॉब्लम? यस और नो? महिलाओं के साथ उनको शिक्षा से बाहर रखा गया, उनको मेन वर्कफोर्स से बाहर रखा गया, ओबीसी की बैकवर्ड क्लासेस को बाहर रखा गया, माइनॉरिटीज को रखा गया। सो ये सब भी प्रॉब्लम थी, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको भी सॉल्व करने का कोशिश किया है, प्रॉब्लम इनके लिए भी सॉल्यूशंस दिया उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 16 of the constitutions, it is related to the scheduled caste, scheduled tribes, OBC. So this part is dedicated to them. You get my point? 6 schedule, 5 schedule, क्या है ये सब? ट्राइब शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्पेसिफिक इन द 4 नेशन, हाउ इज टू बी डन. सो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी. सो दिस पार्ट इज नॉट लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि ठीक है ये वो कर लेंगे, बस आप ध्यान रखिए कि उनको भी इस मेन फोर्स में इंक्लूड करना है. सो इट इज नॉट लेफ्ट टू द फ्यूचर गवर्नमेंट, रादर इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. शेड्यूल्ड इज, देखिए अब मैं आपको बताता हूं. we're asking about this. So there is two things in the constitution. One is article and another is scheduled. यही है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ही है. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन. शेड्यूल्ड में सॉरी आर्टिकल क्या है? इट इज अ प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 क्या क्या डिफाइन है, राइट? नाउ शेड्यूल इज एन स्पेसिफिक और यू कैन से दैट एडिशनल सप्लीमेंट, एडिशनल टू द आर्टिकल्स. जो इंफॉर्मेशंस आर्टिकल्स में फुलफिल नहीं हो पाए, जो इंफॉर्मेशंस आर्टिकल्स में नहीं दिए जा सके या नहीं दिया जा सकता उसको कहीं और रिलेटेड टू वो आर्टिकल है, दैट वाज केप्ट अंडर द शेड्यूल्ड. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल फर्स्ट किसकी बात करता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, मीन्स इंडिया के टेरिटरी में क्या है? तो स्टेट्स है, यूटी है, अक्वायर्ड टेरिटरी है, ये आर्टिकल 1 बात करता है. लेकिन कौन कौन से स्टेट, यूटी का क्या टेरिटरी है, कितने पॉपुलेशंस हैं, किसका क्या अरेंजमेंट्स है. जैसे शेड्यूल 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है. शेड्यूल 4, यस या नो, राइट? सो दैट इज, तो वो उसमें दैट इज वाज गिवन इन शेड्यूल फर्स्ट. नाउ इफ यू गो विद द शेड्यूल फर्स्ट यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स, कितनी बाउंड्रीज हैं. So this informations, the informations which is not possible to inculcate into the articles, so that was mentioned in the schedule. Are you getting my point? ठीक है, जैसे फेडरल नेशन में there is a provisions कि that the populations, the states should be represented in the council of states, and that representation is based on the proportion of their populations. तो वो कहाँ पर है? वो यहां है. फिर शेड्यूल 4 उसकी बात कर रहा है फिर कि किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेशन जाएंगे. हमने तो ये कह दिया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में स्टेट से रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए, लेकिन ये कैसे डिसाइड हो, कितने कहां होंगे?
तो फिर शेड्यूल 4 में लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो आर्टिकल इज अ मेन विच इज गिविंग द मेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस। वो पिक्यूलियर पॉइंट्स, वो स्मॉल ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जो वहां पर इनकलकेट नहीं किया, तो दैट हैज बीन पुट अंडर द शेड्यूल। जैसे आर्टिकल 246 क्या बात करता है? देयर वुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर अपने फील्ड में काम करेगी, स्टेट अपने फील्ड में काम करेगी। इससे रिलेटेड आपका क्या हो गया? 7th शेड्यूल। वो फील्ड फिर यहां दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो 246 गिविंग द पावर, डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कि पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट ज्यूरिसडिक्शंस। कौन सा सब्जेक्ट? वो यहां फिर आप 7 शेड्यूल को रेफर कीजिए। पार्लियामेंट अच्छा इस पे काम करेगी, स्टेट इस पे काम करेगी। दोज विच इज नॉट बीन inculcated into the article and the information related to that article is put under the 7th schedule. Are you getting my point? Yes or no? Right? Similarly, part 11 and 12. Schedule 11, 12 पंचायत म्युनिसिपैलिटी है ना, उनके लिए भी दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन डन। तो शेड्यूल्ड वो इंफॉर्मेशन है जो आर्टिकल में प्रोवाइड नहीं है, बट दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल, सो बिकॉज ऑफ दैट शेड्यूल इज क्रिएटेड। 465 प्लस 465 नो, बट हाउ एवरी आर्टिकल देयर इज नो रिक्वायर्ड ना। जैसे आप थर्ड की बात करते हैं, थर्ड शेड्यूल की बात करें, व्हाट इज थर्ड शेड्यूल इज अबाउट? ओथ एंड अफर्मेशंस, है ना? यस और नो? तो ओथ अफर्मेशंस किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट, सबके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है। बाकी और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है। तो सबका ओथ अफर्मेशन यहां पर है। सेकंड शेड्यूल, सैलरीज एमोल्यूमेंट, किसको कितनी सैलरी मिलेगी? तो सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट की सैलरी का डिफरेंट आर्टिकल, चेयरमैन का डिफरेंट आर्टिकल, जजेस का डिफरेंट आर्टिकल्स, लेकिन वो यहां पर है। सो एक शेड्यूल एक आर्टिकल को डेडिकेटेड नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? सो दिस हैज बीन डन लाइक 11th एंड 12th, 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, फाइनेंशियल रिलेशंस भी है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी है, स्टेट और सेंटर के बीच में। Similarly to the 11th and 12th, 243 to 243O, 243OG to OZ. What is given? That is given to the this आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, सब्जेक्ट वो सब उसमें दिया हुआ है। क्या? पंचायत गांवों के लिए हो गया और म्युनिसिपैलिटी शहरों के लिए हो गया, तो कैसे एक में डाल देंगे? तो सबका सैलरी हो गया ना वो, तो सैलरी वहां पर चली गई, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है ना। सैलरी फंक्शन तो डिसाइड नहीं, सैलरी तो सैलरी है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, आप सेकंड शेड्यूल में देख लो। लेकिन किसका क्या फंक्शन है? फिर गांव का कुछ अलग कंडीशन होगा, एक गांव होगी उसकी नीड अलग होगी। एक शहर है दिल्ली, ठीक है, तो क्या दिल्ली और बिहार के एक सुदूर इलाके का गांव एक ही है? इसके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। यहां पर शायद ये रिक्वायरमेंट हो कि हर 10 दिन में स्ट्रीट लाइट बल्ब बदलना हो, वहां ये हो कि कम से कम स्ट्रीट लाइट तो लगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो आप दोनों को नहीं मिक्स कर सकते ना, फिर तो अलग अलग देना होगा ना, क्योंकि फील्ड बिल्कुल अलग है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन होना चाहिए, अलग आर्टिकल्स होने चाहिए, इसीलिए दिया हुआ वो। सभी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती शेड्यूल में। शेड्यूल सिर्फ उसके लिए जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया हो। लाइक पार्लियामेंट के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि उनको शेड्यूल की जरूरत नहीं, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो इट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द राइट that is given under 5th and 6th. It is related to the scheduled area, Assam, Manipur, Meghalaya, that is your this 6th schedule, right? फिर 8th schedule में language,
अब एक आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, लेकिन कितने लैंग्वेजेस हैं टोटल, कितने लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं 22, राइट। और क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, बहुत सारे, मतलब कितने 4, ये बहुत, ये 4 बोल रहे, ये 4 बोल रहे, व्हाट है क्लासिकल लैंग्वेज। एक ने कहा 4, एक वन सेड मोर देन 100। अब मोर देन 100 तो 101 भी होता है और 100,000 करोड़ भी होता है। मैं नहीं दे रहा हूं ऑप्शन, आप दे रहे हैं ऑप्शन की आदत सिर्फ एग्जाम में, क्योंकि अब एलिमिनेशन वाला टाइम है नहीं। कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। मोबाइल का यूज मैंने मना किया, अब आप आंसर नहीं दे सकते और आउट ऑफ द एग्जाम। यस यस, वो सोर्स है, मदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं जो सोर्स होता है। आ रहा हूं, हाँ बताइए। उन्होंने 4 कहा, यू सेड मोर देन 100। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज डू इंडिया हैव। एक तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, फर्स्ट आपसे पूछा नेशनल लैंग्वेज, यू सेड 22, क्लासिकल लैंग्वेज इज दिस। नाउ डायलेक्ट्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डायलेक्ट्स, सेकंड। यस, और कितने हैं डायलेक्ट्स 1670 के लगभग या 1700 डायलेक्ट्स है इंडिया में, और पापा न्यू गिनिया में करीबन 1900 या 2000 है, तो इट इज अराउंड 1600 to 700 इन बिटवीन, प्रिसाइजली 1670 या 1600 ऐसा कुछ है। पापा न्यू गिनिया ओशियानिक में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है, छोटा सा वो है जगह, उसमें कुछ करीबन 1900 या 2000 भाषाएं बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स जैसे हिंदी है, ठीक है। अब हिंदी में भी अलग अलग है, आप गुजरात सॉरी, आप हरियाणा चले जाओ अलग भाषा, हरियाणा में और अंदर चले जाओ वहां अलग भाषा। राजस्थान तो हिंदी स्टेट है, लेकिन आप राजस्थान में जाओ तो जयपुर वाले इलाके में अलग राजस्थानी है, अंदर जाओ तो मारवाड़ी चला आता है, फिर और अंदर जाओ और भी दूसरे भाषाएं चली आती हैं। तो दिस इज डायलेक्ट्स, बोली हम जिसे बोलते हैं। तो बोली ये हो गई क्लासिकल लैंग्वेज। देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत, all the 4 South Indian states class language, Tamil, Malayalam, then Telugu, Kannada, and the one is Oriya. So there are 6 more than 100 nahi hai, only the 6 classical language. So there is 6 classical language of India has. They are the sources of the language what we are speaking today of around dialects. 4 तो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो गए, एक संस्कृत, एक उड़िया। आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज 4 याद है ना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका। तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तमिल तमिलनाडु, और ये दिस मलयालम केरल। तो ये 4 हो गए, उड़िया उड़ीसा, and then Sanskrit, the northern part. हरियाणा सॉरी उत्तराखंड क्या शायद संस्कृत, शायद देख लीजिएगा। Is it clear? So now my aim is through this you to let you understand the need of this schedule. अब क्लियर हो गया शेड्यूल क्यों रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में और आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है। ए शेड्यूल, हाँ, कौन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन कौन देता है, किसको। नहीं, प्रोटेक्शंस के उसमें कहीं नहीं, ये ट्रिवियल इंफॉर्मेशन की तरह आप समझ सकते हैं, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। शेड्यूल 9 दैट इज रिलेटेड टू लैंड, एस्टेट, ये सबसे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जब सभी शेड्यूल 9 में चले जाएंगे।
तो इसका मतलब जो भी शेड्यूल 9 में जाएगा, अर्लियर इट वाज सेड कि जो भी आप शेड्यूल 9 में डालेंगे दैट इज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट नाउ इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू. इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ. सो दिस इज क्लियर. Peculiarity of the problems to be resolved. ठीक है. Here we have understand that small problem, the problem related to SC/ST, problem related to backward classes, problem related to the official language and emergency provisions, all has been mentioned in the constitution that these small specific problems should also be resolved. Is it clear? Write down a line related to this, that the problems related to scheduled caste, scheduled tribes, the problems, this one, peculiarity of the problems to be solved. So problems related to scheduled caste, scheduled tribes and OBC was addressed through part 16. Problem related to scheduled caste, scheduled tribes, OBC was addressed through part 16. अब इन जगह पर मतलब here you can use this PM बख्शी. आपने खोला part 16 देखा, वो कोई this is related to this. How it is going to help you in the right. Next, official language. Next example of पार्ट तो क्या है ना, क्लासिफिकेशंस के लिए है. ठीक है, कि एक पार्ट में सिमिलर कैरेक्टर को हमने रख दिया. ठीक है, पार्ट का मतलब क्या, क्लासिफाइड कर दिया. जैसे स्कूल में जब आप रहे हो, मान लीजिए आप स्कूल नहीं रहे ही होंगे, आई एम नॉट कि मतलब शायद आप रहे हो, नहीं आप थे एट दैट टाइम, कि आप जब होंगे तब वो पीरियड में होंगे इज नॉट इन अ क्वेश्चन मार्क, रैदर जब आप थे तो जिस क्लास में भी आप थे उस क्लास में शायद सेक्शन वाइज बटी होगी, ABCD, राइट, यस और नो. तो हर सेक्शंस का एक अलग क्लासिफिकेशन होगा. सेक्शन ए में स्टूडियस स्टूडेंट, पता नहीं आपके टाइम में, हमारे टाइम में था. आप हमारे टाइम के हो. क्लास ए में जो थे वो स्टूडियस 90%, 80%, वो सेक्शन ए में. सेक्शन बी मेडियोकर, सेक्शन सी बिलो, और डी जहां हम थे दैट इज बियॉन्ड, किनको बस रखा गया है कंपटीशंस बढ़ाने के लिए, तो वो कैटेगराइज किया गया है. तो पार्ट का भी वही काम है कि कैटेगराइज कर दिया गया. जैसे पार्ट 1 सिर्फ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रहा था, पार्ट 1 में डाल दिए रिलेटेड आपका ये आर्टिकल्स. पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, तो रिलेटेड जितना भी एक्ट है, आर्टिकल है सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो एक ही जगह एक्यूमुलेट कर दिए. तो इससे इजी हो जाएगा. जैसे आप कंप्यूटर में, मोबाइल में फोल्डर बनाते होगे एंटरटेनमेंट, तो सारे एंटरटेनमेंट का फोल्डर वो उसमें डाल दिया आपने, राइट. पेमेंट, तो पेमेंट का गेटवे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब आपने एक जगह रख दिया, तो क्लासिफाइड कर दिया ना आपने, राइट. कंप्यूटर में बना अपना साइंस प्रोजेक्ट, तो डाल दिया आपने. तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन. पार्ट इज लाइक अ क्लासिफिकेशंस. तो रिलेटेड आर्टिकल्स वर केप्ट अंडर वन पार्ट. इट विल हेल्प, सेग्रीगेट करने में इजी हो गया फिर, ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर है. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लासिकल लैंग्वेज तो देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मुझे भी आइडिया नहीं है. 6 तो है, आई मीन टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है ही कितनी क्लासिकल लैंग्वेज दुनिया में मिला करके. बस तो हो सकता है 6 है, तो इन टर्म्स ऑफ वो तो हो गई. मैड्रेरियन एक आ सकता है, मैड्रेरियन दैट इज चाइनीज. चाइनीज कोई लैंग्वेज है नहीं, लैंग्वेज इज मैड्रेरियन. मैंड्रिन जो मतलब
दैट इज स्पोकन इन चाइना। तो रैंक देख लीजिएगा, मैं इस सब छोटे छोटे थोड़ा सा वीक हूँ। हाँ तो इंडिया रैंक 1 में चल तो रहा है, पॉवर्टी में पॉपुलेशन में। चलिए, सो दिस इज एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू पेक्युलैरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। कुछ एग्जाम जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज वाज डेल्ट अंडर आर्टिकल पार्ट 17, बंद कीजिए, कोई बात नहीं, इसके बाद बहुत टाइम लिखेगा। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज डेल्ट अंडर पार्ट 17, इमरजेंसी प्रोविजंस डेल्ट अंडर पार्ट 17, 18 ऑफिशियल लैंग्वेज, वही बता रहा हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज डेल्ट अंडर पार्ट 17, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल पार्ट्स 18. So peculiar problem, this which is required and specific special attention, so उसका भी mention इसमें है. Emergency provisions 18, national emergency, then आपका ये this state emergency, financial emergency. 352 to 360 was put under a part 18. कुछ पूछना है? इसलिए कहता हूं मोबाइल पे ध्यान मत रखिए. ऑफिशियल लैंग्वेज डेल्ट इन पार्ट 17. इमरजेंसी प्रोविजन डेल्ट इन पार्ट 18. पहले आप लोग पीएम बख्शी लीजिए तो सारे. पीएम बख्शी बिना मैप का ज्योग्राफी नहीं, वैसे बिना पीएम बख्शी के पॉलिटी नहीं. टू रेफर क्लास में, जैसे आपको पता है मैंने टॉपिक तुरंत रेफर कर लिया. ओके, दिस इज मीन, उससे क्या होगा, आपको क्लास के साथ आप रिलेट करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तो एक लंबे समय तक वो रिवीजन होता रहेगा. चलिए, सो इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड. नाउ अब यहां समझिए, एंड दिस part, the constitution of units means states, right? So India does not allow the units to have its own constitutions like the USA has allowed, right? So it means that India follows a one nation one constitutions, unlike USA. Yes, हर स्टेट्स के अलग है और यूएसए का एक अलग है, तो ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी होगी ना वहां पे. इंडिया में ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी नहीं है. Along with this also, as we know that other parts which is applicable to the center, that parliamentary form of government, we have adopted a parliamentary form of government. The parliamentary form of government we have adopted for the center also, for the union also, and for the states also. The similar form of government we have adopted for both units and its union, and the functions is also similar, but still the states part, like part, which part is state 6 of the constitutions which is dealt with the state, is been having a detailed provisions related to their administrations, to their governance, which is already have been explained in the part 5th of the constitutions which is related to the union. So this also make a lengthiest provisions, unnecessary repetitions of the functions, repetitions of the functions of parliamentary form of government which is already has been mentioned. Example की मैं आपको समझाता हूं. पार्लियामेंट का फंक्शन दिया जाए, पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन. लोकसभा कर लेगी ऐसा, पार्लियामेंट करेगी, कोई भी बिल पास कर सकती है. नाउ दिस सिमिलर फंक्शन इज ऑल्सो असाइन टू द स्टेट लेजिस्लेचर. वहां भी ये डिटेल में मेंशन है कि मनी बिल में क्या प्रोविजंस है. सिमिलर प्रोविजंस जो पार्लियामेंट के, वही प्रोविजन सिमिलर मनी बिल के स्टेट में भी है, बट देयर इज अ डिटेल प्रोविजंस. नो कॉन्फिडेंस मोशंस के क्या प्रोविजन, तो दैट इज डिटेल प्रोविजंस, दो इट इज अ सिमिलर टू दैट ऑफ अ पार्लियामेंट. सो इट elaborately dealt related to the provisions of units also, make it is a lengthiest. First reason. Second, that some states
have been given a special provisions, special status, like for example, अब तो नहीं है लेकिन पहले था, that is article 370 which is given to the Jammu and Kashmir, which is abrogated. Yes or no? Right? But still, other than the Jammu and Kashmir, there are again some state which has been given a specific article for their specific special provisions, power, like article 371, special provisions to the Maharashtra, Gujarat, 371A, 371B, 371D, 371J, 371K. So these are the detailed provisions related to some special subject for special states for specific provisions, which make them a constitution to become a lengthier. Are you getting my point? एक तो यूनिट्स के प्रोविजंस को डाला इन्होंने, एक तो डिटेल्ड में डाला जो पहले से ही सेंटर का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम दोनों जगह अपना रहे. ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट लाइक दैट स्टेट इज फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री एंड द सेंटर इज फॉलोइंग अ प्रेसिडेंशियल. बोथ we are following at the both level of government, we are following a parliamentary form, and again the both level a detailed explanations for the government is similar given. Second, some states has been given with the specific provisions related to their special power in the constitutions with specific articles. So this is how the constitution was made bulkier, lengthiest written constitutions. Are getting the point? It's clear? ठीक है? Any confusion? Write down. Constitution of units also included. India follow one nation, one constitution policy. That is only one constitutions for federal and state government or for its units. Only one constitutions for federal and its units, unlike USA. ठीक है? Next point. Exhaustive or detailed provisions, exhaustive or detailed provisions with respect to federal and the units function has been mentioned. And units, that is states, function is mentioned. Okay, this is clear. Next, some special provisions to some states, like some special provisions for some states, like first article 371, special provisions for Maharashtra and Gujarat. 371. Now there is no need to write down the article 370. 371, special provisions for Maharashtra and Gujarat. Next, वो देखिए, इसलिए बहुत डिटेल में है वो, रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू लैंग्वेज, विदर्भ को लेकर के है. ठीक है, गवर्नर के पास स्पेशल क्या पावर है, दिस इज ऑल. नेक्स्ट, 371A, and now the article you are writing, that is A, B, C should be in the capital. So article 371A, special provisions related to Nagaland,
371 बी, आर्टिकल 371 बी, special provisions with respect to Assam. B, Bombay, special provisions with respect to Assam. 371 C, special provisions with respect to Manipur. D, Delhi, 371 D, special provisions with respect to Andhra Pradesh and Telangana. 371 E, elephant, E for elephant, establishment of Central University in Andhra Pradesh. 371 E, establishment of Central University in Andhra Pradesh. F, 371 F, special provisions with respect to Sikkim. G, 371 G, लिखिए सिक्किम. 371 G, special provisions with respect to Mizoram. Three 371 H, Arunachal Pradesh, special provisions with respect to Arunachal Pradesh. I, 371 I, Goa, special provisions with respect to Goa. J, 371 J, special provisions with respect to Karnataka. Clear? So this is and certain specific provisions, special provisions for the states and detailed. एक तो states का है प्लस इनके लिए भी जो मेंशन है आर्टिकल्स में वो भी डिटेल में मेंशन है. सॉरी नहीं है. हाँ बट स्पेशल प्रोविजंस नहीं है आर्टिकल में. उठती होगी बट नहीं है. पंजाब के लिए भी नहीं है, यूपी के लिए भी नहीं है, वेयर दे आर डिमांडिंग द स्पेशल और अनदर पूर्वांचल है ना. हाँ बुंदेलखंड भी है तो नहीं है. ये स्पेशल अरेंजमेंट उस समय जब मर्ज किया जा रहा था तो दे हैव बीन डिमांडेड कुछ समय इफ वी आर सरेंडरिंग तो वी शुड बी गारंटेड. तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए इनके साथ. दैट इज बीन मेंशन इन दिस. सो हियर द डिटेल, एक तो सारे प्रोविजंस है प्लस डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है इनके, द स्पेशल प्रोविजंस भी है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा पल्कियर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस को. इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट, द रीजंस फॉर दिस बल्कीनेस इज द फेडरल रिलेशंस एलैबोरेटली डेल्ट विथ. ठीक है. तो नाउ द फेडरल रिलेशंस, द रिलेशंस बिटवीन द units and the federations and relations between the units and units, that is also been dealt elaborately. जब center, that is federations, federal government और units के बीच में क्या relations होनी चाहिए. 7th शेड्यूल फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, किन पे टैक्सेस करेगी, किन पे लॉ बना सकेगी. स्टेट लिस्ट, यूनिट्स कहां पर बना सकती है. Are you getting my point? Similarly, so this relations related to legislation,
in detail it has been explained. Then there is a relations between the financial relations between the center and states, कि किन आइटम्स पे सेंटर टैक्स लगाएगी, कलेक्शंस कौन करेगा, पैसे कौन रखेगा. There are certain items where the center can levy the tax, but it is been collected by the states and appropriated by the states. Certain there a state center can levy the tax and collect the tax, but appropriated by the states. Certain items where the center can levy and collect the tax, and that is to be distributed between among the two. So this is a financial relations between the federations and units, which has also been dealt in an elaborate manner, very exhaustive manners. Right? Then the provisions between units and units. Interstate trade commerce. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कॉमर्स का क्या प्रोविजंस है, व्हाट आर देयर राइट्स, राइट. डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. कावेरी का भी देखिए डिस्प्यूट चल रहा है रिसेंटली. आप शायद अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ेंगे कावेरी, कृष्णा डिस्प्यूट्स, महानदी डिस्प्यूट्स, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, स्टेट टू स्टेट्स. So there is an interstate council. So a dispute resolution mechanism is also given in a specific to dealt with the relations between the units and states. ठीक है. This part of this federal relations we will dealt separately in a very detailed manner. Just to understand that this is an this is also making a constitutions, a very huge lengthiest constitutions where everything has been given in detailed. Clear? And the last reason for this is that rights were included, right? The rights are not only given to the citizens' right, that is fundamental. This fundamental rights is for the right to the citizens, but also rights related to the states, that is DPSP. And then duties is also be included, fundamental duties, elaborately उनके क्या प्रोविजंस है, कैसे प्रोटेक्शंस है, एडवर्स सिचुएशंस में वो कैसा काम करेंगे. यस और नो. अगर किसी का राइट्स इन्फ्रिंज हो जाए तो उस पर क्या हो सकता है, राइट्स का प्रोटेक्शंस कौन करेगा, किसको राइट्स मिला है 32 to 26. Then what are the main motive of the DPSP? Like part 3rd, this is part 3rd of the constitutions, which include from the 12 to 35, from article 12 to article 35, which elaborately dealt with the each and individual rights, mentions किसको किसके ये rights किसके लिए है, ये rights किसके लिए नहीं है, ये rights में क्या mechanism है, how this right can be protected, what can be done, everything has been mentioned. Are you getting my point? Similarly, DPSP, which is from the 36 to 51, which it says that the government should do what. This is a right given to government. State government के right है ये, तो वो right government किन क्षेत्र में क्या काम कर सकती है, किस फील्ड में उसको क्या करना चाहिए, इक्वालिटी कैसे देनी चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे इक्वल स्टेटस को प्रोवाइड कराएगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, यूसीसी लानी चाहिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टैब्लिश करना चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. This is given in details in this articles, right? So this all, because of these reasons, this include a very, you can call it a exhaustive manner. Is this clear? So this we come to an end to the first salient feature, which is known as an lengthiest written constitutions, and we have seen the reason also why it is lengthiest written constitutions. Any doubt till here? किसी को कुछ पूछना हो? Yes. Amendments, judgment, recently added everything. It's a bare act. Constitution है वो नए फॉर्म में. अरे पूरे आर्टिकल डिटेल में है.
शेड्यूल्ड, आर्टिकल, पार्ट, एवरीथिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको अननेसेसरी कहीं खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन, आई बट दैट इज नेसेसरी ना। बाकी आप कुछ मत लो, वो ले सकते हो, वो ले लो। दो, एक आती है बड़ी, एक छोटी आती है, तो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ वो ले लो आप, दैट इज कैन बी डन। आप लोग 2-3 लोग मिलकर ले लो, इफ यू आर इन स्टडिंग इन अ क्लब, दैट कैन बी डन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट। नाउ द सेकंड feature salient is that constitutions has been drawn from the various sources, and the constitutions of India has been drawn from 11 sources, including the Government of India Act 1935 of the constitutions. Okay, so here the list has been given from which country or from which act the India has drawn which part or which provisions from that part. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। लेट्स सी दिस, लेट्स डिस्कस दैट इट हैज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विजिबल है ना? 11 इंक्लूडिंग 1935। ठीक है, सो राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नोट कर लीजिए। दिस इज विल बी रिक्वायर्ड मेंस में भी आपके और प्रीलिम्स में भी। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से आया, वी हैव सीन, तो कहाँ से लिया है उसको लिखने में थोड़ा इजी होगा, कंफर्टेबल। ब्रिटिश हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट सिस्टम लिया, तो कंपैरिजन में हम वहाँ से कर सकते हैं, इट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश। अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मैं, वो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन कौन से प्रोविजन इससे लिए हैं बताइए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वी हैव टेकन फेडरल स्कीम 1935 से। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, आपने आपने जो लिखा अभी आपने, राइट, हाउ द सुप्रीम कोर्ट शुड फंक्शन, हाउ द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक इलेक्शन कमीशन ऑल फंक्शंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, judiciary, public service commissions, and emergency provisions. These are those provisions which we have taken from the Government of India Act 1935. थोड़ा फास्ट लिखिएगा। ठीक, next is British constitutions. So from British we have taken parliamentary form of government, cabinet system, legislative procedure, parliamentary privileges, speaker, rule of law, writs. writs जानते हैं? What is writs? Constitutional remedy, article 32. यस, तो कितने हैं रिट्स? 3, 5? श्योर? श्योर? यस, इट इज 5. एंड द रिट्स इज ओनली गिवन टू सुप्रीम कोर्ट पावर रिट्स? नो, हाई कोर्ट भी है 226. सो इट इज 32 and 226. Then single citizenships, the provision of single citizenships is also taken from British. And bicameralism, द्विसदनीय, the 2 houses, नहीं है तो ब्रिटिश, लेकिन वो इंडिया के लिए डिजाइन था, ये ब्रिटिशर्स अपने लिए डिजाइन रखे थे।
रेट कहीं भी दिखा आपको, किसी भी एक्ट में आपने पढ़ा हो तो कहीं भी आपके पास ऐसा ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के टिल इंडिया में कहीं भी ऐसा किसी के पास राइट्स है कि आपके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो तो आप जा सकते हो? ये तो उनके यहाँ भी नहीं है, ब्रिटेन में नहीं। हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम देम। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है ना, ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सिर्फ राइट्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हमने क्या क्या लिया है यूएस से? फर्स्ट इज आइडिया ऑफ प्रियम्बल, कि हमारे यहां प्रियम्बल होना चाहिए। द आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस। देखिए, रुकिए मत, रुकना मना है। देन फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से हमने लिया है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, देर इज टू टर्म्स, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। इज अ सिमिलर और ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर में? इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल। हम सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या समझते हैं? यस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर बांटा गया है, दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द पावर बिटवीन टू गवर्नमेंट, 7th शेड्यूल लिस्ट हम जिसको, दैट इज वर्टिकल। बिटवीन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिट स्टेट गवर्नमेंट, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। नहीं नहीं, आप वैसे आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे सेंटर में भी प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो स्टेट में भी तो है ना सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अलग काम है, तो ऐसे हो गया ना। ठीक है, सो देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, removal of judges of Supreme Court and High Court. So this is all what we have taken from the United States of America. ठीक है, next is Canadian constitutions. देखिए, Canadian constitutions, the first federation with strong center, then advisory jurisdiction of Supreme Court, division of power, क्या यहां पे भी रिपीटेशन है क्या? कुछ क्या रिपीटेशन है बताइए बताइए। अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट बाय सेंटर,
and vesting of residuary power in the center. These are the provisions which we have taken from the Canadian constitutions. जी क्या कहाँ बनते होंगे? अब क्यों? संविधान उनके यहाँ से उनके यहाँ कॉपी सबकी तो होगी ना। उन जब लॉ जब आदमी पढ़ने जब इतने सारे लॉयर थे फॉरेन में पढ़े हैं तो सबके लॉ के तो इंटरनेट नहीं था तो क्या मतलब है, दुनिया नहीं थी। अब आपके लिए इमेजिन करना बिना इंटरनेट के मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एग्जिस्टेंस तो था दुनिया का पहले भी। हाँ प्रिंट मीडिया थी, मीडिया से पहले भी। अब जैसे देखिए प्रिंट मीडिया तो आई कब है? मॉडर्न एरा। आपके पास टेक्स्ट तो बहुत पुराने पुराने टेक्स्ट है ना, जिसका कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? कम्युनिकेशन का स्किल नया थोड़ी है। रिसेंटली कम्युनिकेशन का स्किल क्या है? मीडिया। उससे उससे थोड़ा पुराना क्या है? वर्ड स्पीकिंग। स्पीकिंग सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है नहीं। जब लोग नहीं बोलना जानते थे तब भी तो वे ऑफ कम्युनिकेशन था। बोलना तो आज सीखा है हमने, आपने कब सीखा होगा बोलने? 20 साल पहले। यस और नो? तो बोलना तो हमने अभी सीखा है, उससे लिखना भी नया है। पहले पिक्टोरियल वे ऑफ कम्युनिकेशन था ना, पिक्चर बना देना, लाइन जोड़ देना, वो जो हम आज भी पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशंस के जो मिलते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट हम जिसे कहते हैं। और ये तो पहले था ये वे ऑफ स्क्रिप्शन। सो इट इज क्लियर, ये लिख लिया आपने कैनेडियन। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन। फिर रुक गए, थक जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट लिस्ट। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटरकोर्स एंड कॉमर्स। joint sitting of two houses of parliament. Language of preamble. आपने यूएस में भी एक प्रियम्बल से रिलेटेड पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है यूएस में? और ऑस्ट्रेलिया में क्या लिखा है? दोनों दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस, हमारे यहाँ प्रियम्बल होना चाहिए, ये आइडिया हमने यूएस से लिया है, लेकिन प्रियम्बल में क्या लिखना है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशंस। वही क्या लिखना है, क्या यूज करना है, भाषा लिखना है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए वो। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, द फर्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। Irish constitutions, Ireland constitutions. Next is Japanese constitutions or Constitution of Japan. Procedure established by law. Then French constitutions, republic,
इन द प्रियम्बल, हाँ करेंगे आर्टिकल 21 में। रिपब्लिक इन प्रियम्बल, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल, the idea of equality in the preamble, ideals, ideals, equality in preamble, fraternity principle in the preamble. Ideals ये, then next is हो गया, डोंट बी स्लो, अब वो तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिस में स्लो थोड़ी। नेक्स्ट इज वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जगह है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशंस को बोलते हैं वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वहां से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब उसके आंख में प्रॉब्लम हो गई थी ना, हाँ वो कुछ चोट लग गया था। एक तो वो ब्राजील वाले आए हैं हिप सर्जरी, अब जाएंगे कराने। वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का ड्रेसिंग थोड़ी करके आए वो, ही हैज अ प्रॉब्लम इन हिज आई। आप तो देश दुनिया से खबर से ही बाहर है। जर्मनी चांसलर जो अभी G20 में आए थे, चलिए लिखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देन नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस, किसमें, वही तो है दिल्ली डेक्लेरेशंस फाइनल। सब किस पे मुद्दा, क्या आगे करना चाहिए, हाउ रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है, इंडिया का है, राइट। वही रूल ऑफ लॉ, रूल बेस्ड ऑर्डर, कैसे, रूल ऑफ लॉ और रूल बेस्ड ऑर्डर मीन्स फॉलोइंग द रूल विच इज बीन डिसाइडेड बाय होल कम्युनिटी। जैसे अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो वहां जो रूल बनाया गया है उस लॉ को फॉलो करना है हम लोग। तो जो रूल बेस्ड ऑर्डर है दैट हैज टू बी फॉलो। राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, Russian constitutions or USSR constitutions, from there also we have taken fundamental duties, not focusing on, it is not justiciable na, it is up to the citizens। अब आपको फोर्स थोड़ी हम कर सकते हैं कि नहीं अपने कर्तव्यों को पहचानो, मोरल, लेकिन है ना कहीं कहीं तो है ना, जैसे आप फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, राइट, आप कॉन्स्टिट्यूशंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड कि व्हाइल इंटरप्रेटिंग योर राइट्स द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट योर ड्यूटीज। इफ यू हैव failed to perform your duty, your right cannot be restored. That's how the Supreme Court can ensure. अब डिमांड चल रही है कि राइट्स को भी ड्यूटीज को भी ये कर दिया जाए, जस्टिसेबल कर दिया जाए, मीन्स बाउंड कर दे। ठीक है, क्राइम तो ऐसे भी कम, क्राइम कम कैसे, क्राइम जब तक
सोसाइटी कॉन्शियस नहीं होगी, क्राइम कैसे कम होगा? कैसे? कौन सी सोसाइटी अच्छी है जहां क्राइम नहीं है? यस, तो अब सोसाइटी तो ऐसे ही होती है ना, हम और सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो वी नीड टू बी रिफॉर्म ना। सोसाइटी अपने आप थोड़ी बदलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन रसिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. This is all what we have taken from the world constitutions. Is it clear? Any doubt in this? बताया तो आपको अभी, प्रियम्बल में रिपब्लिक, फ्रांस फ्रेंच एक ही, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, सेपरेशन ऑफ पावर, कहां से? तो अलग अलग है ना, सेपरेशन ऑफ पावर हमने यूएस से लिया है, कहां गया? यूएस से, और डिवीजन ऑफ पावर हमने कनाडा से लिया। अभी तो मैंने बताया आपको फर्क, दोनों में फर्क है, तभी तो लिया ना अलग अलग। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर किसी एक के पास में नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेजिस्लेटिव के पास भी पावर, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर, जुडिशियरी के पास भी पावर। दिस इज सेपरेशंस, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नो, फिर आप गलत समझ रहे हैं। डिवीजन ऑफ पावर इन अ फेडरेशंस, फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर होगी, यूनिटरी सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगी। यूनिटरी सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट सिर्फ एक है, जहां से पावर सबको डेलीगेट्स किया जा रहा है। बिफोर 1935 देवर इन 1919 क्या था? पहले यूनिटरी सिस्टम थी ना, पावर डेलीगेट्स था ना, फ्रॉम द गवर्नर जनरल टू द गवर्नर। सो डिवीजन ऑफ पावर वेयर हैव टू गवर्नमेंट हैविंग देयर ओन सेट ऑफ पावर। अब उन दोनों में अंडर द टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन कर रही है, द गवर्नमेंट ऑर्गन्स, सेपरेशन ऑफ पावर इज ए बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑर्गन क्या हो गए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स वी आर डीलिंग विद द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो पावर डिवाइडेड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज अ सेपरेशन ऑफ पावर, एंड पावर विच इज डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट, two governments, central government, federal government and state government, it is division of power. कि फेडरल गवर्नमेंट के एक लिमिटेशन है कि आप इनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस, एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंटेबिलिटी थ्रू द गिविंग देम पावर। तो दो अलग चीजें हैं, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर। इसीलिए लिया, कनाडा से हमने डिवीजन ऑफ पावर उठाया है और यूएस से सेपरेशन ऑफ पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं? सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन, राइट? सो दिस इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। द नेक्स्ट unique feature of the Indian Constitution is it is a blend of, a mixture of rigidity and flexibility, right? So what is, do you understand by the term rigid? Rigid means what? Hard to change. So this is rigid, like you become, sometime you become rigid, चाहिए तो चाहिए, होता है ना? Yes, what's mine is mine, जब तक थुराएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। So hard to change, जब चप्पल जूतों की बरसात होगी तो वो चेंज होगा एटीट्यूड, राइट? हाँ, तो rigidity means something which is hard to change. Rigid does not mean impossible to change. Rigid means, but it may be a subject to change, but with a very difficulties, hardness, right? Flexibility means easily reform, easily change. So our constitutions is not like America where it is very hard to be amended, and similarly it is not like an British which is very flexible in nature, which can be easily changed.
So but Indian constitution has opted for both the features in the constitutions from both nations. Some provisions of the constitutions are very hard, very difficult in the changing which has been done, and those constitutions which come under the rigidity, those provisions of the constitutions which come under the rigidity part, which is very detailed provision has been mentioned, that would become to be known as an amendment to the constitutions. For the rigidity part, the specific article has been provided, that is 368. This article 368 talks about the two procedures through which an constitutions can be amended. That is, it is talking about the rigidity part of the constitutions. One is special majority, second is special majority plus ratification of the states. Amendment, part 20, amendment of the constitutions. It is given the how the constitutions can be amended and which authority has a power to amend the constitution. That is 368. Yes, right. So rigidity portion of the constitutions dealt under 368. Now example for this, if suppose that the federal character of the constitutions, that is federal character of the constitution is, if it has to be changes, if there should be an modifications of this to be done under the federal character, where the federal government and the state government, the stakeholder, are going to be impacted by the change. If anything in that type of provision has to be amended, that has to be amended through the second type of the procedure given in the 368. एग्जाम्पल में देखिए, 7th schedule. So what is 7th schedule? It talks about the list. Yes or no? 246 लिस्ट की बात करता है. तो इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट. Right now if suppose that the parliament wants that कोई मैटर स्टेट लिस्ट में है, उसको चाहती है वो या तो यूनियन लिस्ट में आ जाए या वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाए, या सिमिलरली सो ऑन, यूनियन का स्टेट में चला जाए या कॉन्करेंट. एनीवे, if any changes has to be done in this, so this change is leading to the effect to the interest of the stakeholder. यस या नहीं? क्या सिर्फ सेंटर ही अफेक्ट हो रहा? नहीं, स्टेट भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पावर को भी तो 7th शेड्यूल में डिफाइंड है ना, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. तो एनीथिंग इज चेंज्ड, अमेंडमेंट, एनीथिंग making changes in the 7th schedule, which means it has to amend the constitutions, but by the second procedure where the ratifications of the state is important. And then only if with the parliament, what is ratifications, how it will be done, we will discuss in 368. फिलहाल यहाँ पर ये चीज समझिए. The parliament passed that with the special majority and given the bill to the states, and if state ratified, okay, we are allowed. Ratification means giving permissions. Yes, we are comfortable with this. जैसे recent example में GST को ले लीजिए, goods and services tax. This is related to the state also. State का भी तो indirect taxes उसमें hamper हुआ ना, तो सभी को एक जगह आपने किया, तो स्टेट के टैक्स फाइनेंशियल को भी हैम्पर कर रहे हैं आप, तो स्टेट्स ने रेटिफाइड किया उस बिल को, then only it was changes amended in the constitutions. Excuse me. So anything which is to be changed, amendment in the constitution having effect on the, bearing an effect on units and the federal, that has to be changed through the second process of 368, which is difficult to be procedure. अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स रेटिफाई नहीं करती है तो चेंजेस नहीं अलाउड है. आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस, अगर करेगी तभी होगा, राइट? सो इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट. सेकंड,
If suppose that parliament wants to make changes into the fundamental rights or DPSP, किसी को कोई राइट्स देना है, हमें फंडामेंटल राइट्स में डालना है, जैसे राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट से आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट्स के थ्रू आया, फंडामेंटल राइट नहीं था, दैट इज अंडर द DPSP 45. नाउ इट कम अंडर द फंडामेंटल राइट 21A in 2086 Constitutional Amendment Act. So, right to property, 44th Constitutional Amendment Act, it was eliminated and kept under 300A. तो कुछ राइट्स को छीन लिया गया, तो ये सब कैसे हुआ? थ्रू अमेंडमेंट्स. So certain parts of the constitutions requires an elaborate and very detailed and rigid process to be followed for the making changes in the constitutions. So it is a blend of rigidity जिसे constitutions के essence बना रहे, right? But certain changes which has been empowered to the constitutions, sorry, parliament, which does not called as an amendment to the constitutions also. If we talk about the flexibility part of the constitutions, ठीक है, तो अगर मैं flexibility बात करूं तो that is article 3. Article 3 क्या कहता है? That the parliament has power to modify, to diminish any boundary, to increase state boundary, the change of the name of the state. ये पार्लियामेंट कर लेगी, किसी के परमिशंस की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कर लेगी, स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है. वो कह देगी कि आज से इस स्टेट का नाम ये हुआ, हो गया, पार्लियामेंट ने पास किया, काम खत्म. किसी से रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, किसी से कोई रेटिफिकेशंस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. वो स्टेट, वो बिल उनके पास जाता है कि ये आप जो स्टेट अफेक्टेड है वो बिल उनके पास चला जाएगा कि वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस. आप एज ए स्टेट हम अलाउ नहीं करते हैं, तो स्टेट की कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, ये तुम्हें बता दिया. याद है? इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, ये है वो. तो बहुत आसान है, किसी भी स्टेट का नाम जो बदल देना, किसी भी दो स्टेट को तोड़ देना, इजी है ना. फ्लेक्सिबल पार्ट है वो. आर गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? क्रिएटिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिए, किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग कर दिए, दो इट रिक्वायर्स एन स्टेट परमिशन और स्टेट कैन रिक्वेस्ट, कभी वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो आप, किसी से परमिशंस की जरूरत नहीं. दैट इज टू बी डन. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज टू बी डन. देन आर्टिकल 4, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट for or creation of new states or establishment of new state, that is can also be done by the parliament through simple majority. Are you getting my point? Yes or no? So there are certain provisions which can be in the constitution, which can be changed, modified with very ease. बैठे बैठे कर दिया, right? So that changes which is to be made through the simple majority does not amount to the amendment of constitutions. So this is a blend of flexibility and rigidity. Is this clear? Any doubt? Anyone? नहीं? पूछना है कुछ? 370 abrogation of, हाँ, that was done through the presidential order. That was not done, that is not required to the amendment. That comes under 3 and 2. Constituent Assembly, not state legislature. जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, अब जजमेंट आने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कि जो आप प्रोविजंस की बात कर रहे हो, दैट
it has to be done only after the if the Constituent Assembly of Jammu Kashmir allow. So it is lost this provision because the Constituent Assembly is not in existence anymore. वो तो बहुत पहले ही भांग हो गई थी, तब वो है ही नहीं तो पूछेंगे किससे. तो that was not amendment to the amendment was not done to the constitutions. ठीक है, it is done through the presidential order. Anything else? नहीं. So this is what we have discussed about the blend of rigidity and flexibility. Clear? Now next what we are going to discuss is the supremacy of constitutions. Now here we will discuss three constitutions: British, America and Indian constitutions. ठीक है, in the next. And the question from this has been asked in mains and prelims both. This were asked in recently. ठीक है, so this will do in the next class. ठीक है, thank you. कुछ पूछना है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय